और ये 9 नंबर क्वेश्चन से लीजिए। गुणसूत्र विकार को 2 उदाहरण सहित समझाएं। गुणसूत्र विकार को 2 उदाहरण सहित समझावे। तो तुमको मैं बता दूं 2 उदाहरण सहित समझावे का मतलब क्या है। गुणसूत्र का जो बीमारी होता है, गुणसूत्र से रिलेशन जो होता है बीमारी का, ये बीमारी जो है आपका, कहने का मतलब संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। गुणसूत्र की संख्या में और गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होने के कारण जो भी बीमारी होती है उसको कहते हैं गुणसूत्र विकार। और गुणसूत्र का परिवर्तन होने के कारण, तो परिवर्तन तो संख्या में भी हो सकता है, संरचना में परिवर्तन हो सकता है। तो याद रखना, हम लोगों को यहाँ पर संख्या में परिवर्तन पढ़ना है। हमारा जो सिलेबस 12th का या तो नीट का सिलेबस है, ये गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण 2 होते हैं। ये मत लिखना, ये मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए दिया है, मैं आपको कार्ड दे रहा हूं। जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, जितने भी बच्चे, ठीक है, इस क्वेश्चन को बनावेंगे तो याद रखना कि इसमें असगुणिता, गुणसूत्र का परिवर्तन संख्या में होता है। और सुनिए, तो संख्या परिवर्तन होता है मतलब 1 या 2 क्रोमोसोम बढ़ता है, 1 या 2 क्रोमोसोम बढ़ता है। जिससे कि मान लिया जाए हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, अगर ये एक बढ़ जाए तो 46 से कितना हो गया 47, या 46 में एक घट जाए तो कितना हो गया 45। तो ये हुआ जनरल, जो नेचुरल नंबर है, यानी काउंटिंग नंबर में बढ़ता है। काउंटिंग मतलब समझ रहे हैं आप, काउंटिंग नंबर में बढ़ता है, काउंटिंग नंबर में बढ़ता है आपका। काउंटिंग नंबर जो आप जानते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे अगर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है तो उसको कहते हैं असगुणिता, एन्यूप्लॉइडी। ये वाला लिखना नहीं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। और असगुणिता का मुख्य कारण अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमेटिड का बंटवारा असामान्य होता है। लेकिन अगर आपका ऐसे क्रोमोसोम बढ़ता हो, देख लो, अगर आपका मान लिया 2n है तो 2n बराबर मेरा कितना है 46, और इसमें एक n बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2n प्लस n हो गया, तो 46 प्लस कितना हो गया हम लोगों में 23। तो मतलब सेट में बढ़ता हो, सेट मतलब समझती है ना, जैसे हम लोगों का कितना का सेट है 23 का सेट है, तो जब भी बढ़ेगा सेट में, चाहे वो 3n हो, चाहे 4n हो जाए, 5n हो जाए, 6n हो जाए, 7n हो जाए, ये सेट में बढ़ा। तो सेट में जब बढ़ता है तो गुणसूत्र की संख्या सेट में बढ़ता है तो उसको कहते हैं पॉलीपोलाइडी। अब पॉलीपोलाइडी बहुगुना, और ये समान पादप में होता है, ये दोनों जंतु पादप दोनों में होता है। बहुगुणिता का मुख्य कारण कोशिका द्रव्य का क्या है, विभाजन नहीं होता है। तो ये तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए बताया, सब जितने बच्चे देखेंगे ये यहां से यहां काट दीजिएगा। किसमें, लॉन्ग लिखने के समय, लॉन्ग लिखने के समय सिर्फ आपको यही लिखना है कि जब गुणसूत्र की संख्या या संरचना में परिवर्तन होता है उसे हम गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। और गुणसूत्रीय विकार का 2 एग्जाम्पल देखना है, 3 भी देख सकते हैं आप, लेकिन 2 देना। आपको 3 पढ़ना ही था, तुमको पता है कि तुम्हारे एनसीईआरटी या नीट सिलेबस में या बिहार बोर्ड के सिलेबस में डाउन सिंड्रोम दिया गया है, दूसरा तुम्हारा क्या दिया गया है, तुम्हारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिया गया है, और तीसरा सबसे जो छोटा है टर्नर सिंड्रोम दिया गया है। इसमें 2 लिखना है, एक डाउन सिंड्रोम लिखना है, ये बड़ा है थोड़ा, इसको लिखेंगे, आ जाओ। तो इसके बाद डायरेक्ट 2 एग्जाम्पल पे आ जाना, आपको पक्का आ जाओ। देखो, डाउन सिंड्रोम के बारे में आप जानते हैं, ये अनुवांशिक विकार है, निश्चित क्रोमोसोमल से संबंधित है, तो अनुवांशिक विकार है, विकार मतलब बीमारी है। सर ये गुणसूत्रीय विकार है क्योंकि गुणसूत्र से संबंधित है। इस विकार का खोज किया था लैंगडन डाउन ने, इसलिए लैंगडन डाउन पढ़ा। इस विकार में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है 43, जिसमें 21वां गुणसूत्र बढ़ता है। तो 21वां गुणसूत्र पहले कितना था, हम लोगों के बॉडी में 21वां गुणसूत्र कितना था बाबा, तो तुम जानते हो कि 2 होता है 21वां गुणसूत्र, कौन कौन, हाँ, एक पिताजी की तरफ से 21वां और एक माँ की तरफ से आया है, तो 21 21 2 था, और 21 एक बढ़ गया, तो ये क्या हो गया आपका त्रिगुणित हो गया। त्रिगुणित का मतलब समझ रहे हो आप, 3 हो गया, ट्राइसोमी जिसको कहते हैं, ये क्या हो गया ट्राइसोमी हो गया। तुमको पूछेगा कौन सा क्रोमोसोम बढ़ता है डाउन सिंड्रोम में, तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे और शॉर्ट हमसे नहीं हो पाएगा। अगर ये डाउन सिंड्रोम शॉर्ट में पूछेगा तो यही बना देंगे हम, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो नहीं बनाएंगे। तो टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हुई 45 प्लस XY,
मतलब ये लड़का लड़की दोनों में हो सकता है, सॉरी, ये आपका क्या हो सकता है, डाउन सिंड्रोम, ये लड़का वाला कंडीशन में, लड़की में भी हो सकता है। तो वहां होगा 45 प्लस एक्स एक्स, 45 प्लस एक्स एक्स, तो दोनों में हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो कैरियोटाइप हो गया 45 प्लस एक्स वाई, ये लड़का वाला बताएं, आप लड़की वाला ही बोल सकते हो 45 प्लस एक्स एक्स। क्यों 45 नंबर, क्यों? क्योंकि 21वां क्रोमोसोम बढ़ता है, तो 21वां पहले आपका एक बढ़ा, तो पहले कितना था ये 22 था, तो 22 जोड़ा था, 22 में 44, एक 45 हो गया, और एक्स एक्स तो हो गया 47। कहीं कोई दिक्कत नहीं। लक्षण क्या है, फटाफट करते जाइए, कहीं कुछ नहीं, एक बार पढ़ते जाएंगे याद हो जाएगा। इसमें कद हो जाता है छोटा, सिर गोल हो जाता है, पिछला भाग ये चपटा होता है, और आगे का चेहरा चौड़ा हो जाता है, हथेली जो है बड़ा होता है, और इसमें क्रीज होता है, क्रीज का मतलब बहुत मुड़ा हुआ होता है, उंगलियों में ये लूप है, ये लूप होता है, ठीक है, और हथेली बहुत बड़ा होता है। जीभ जो है आपका, जीभ जीभ में खांचा हो जाता है। हम लोगों को जीभ में, तुमने देखा होगा कि जीभ जो है कैसा है, तो जीभ ऐसा करके होता है, बीच से ऐसे, ठीक है, बीच में खांचा हो जाता है आपका, ठीक है। हाँ, और झुर्रीदार भी होता है, इस पर खांचा होता है, तो वही भी है, बड़ा भी जीभ हो जाता है। जन्म के साथ हृदय रोग होता है, हो गया ये डाउन सिंड्रोम। मेन चीज था 47, इसके बाद ये वाला, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को। दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिख लेते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? ये भी गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, संरचना में नहीं, संख्या वाला ही लिखना है। यह गुणसूत्रीय विकार है। एक बात और लिख सकते हैं, ये अनुवांशिक विकार है। अरे संख्या बढ़ाने का अपना मन है बाबा, इसमें नर में, लेकिन ये नर में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो नर में कितना होता है आप लोगों को पता है? नर में कितना होता है आप लोगों को पता है, ये याद भी होगा। नर में होता है कितना, 44 प्लस एक्स वाई, और एक एक्स बढ़ गया तो कितना हुआ बोलो, 44, 45, 47, टोटल गुणसूत्र की संख्या 47 होती है। और इसका कैरियोटाइप यानी गुणसूत्र का जो बनावट होता है वो 44 प्लस एक्स एक्स वाई होता है। वो कितना होता है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई होता है। तगड़ा से बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपको दिक्कत होगा तो तुम बोल देना, ठीक है। हाँ, आ जाओ, अब आ जाओ तो यहां पर 1 मिनट, सब चीज क्लियर है? ओके, आवाज वगैरह कहीं परेशानी होगा तो बोल देना। आ जाओ, लक्षण सिम्टम्स क्या है? कहते हैं सिम्टम्स किसे कहते हैं, क्योंकि हर बीमारी का जो लक्षण हम लोगों के बॉडी में दिखाई देता है उसे हम सिम्टम्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स। तो लक्षण जिसको कह सकते हैं, कैरेक्टर भी बोल सकते हो तुम। यह जो हमारा है, पहली बात, ये लड़का में होता है तो दोनों गुण होता है। नर का गुण तो है ही, क्योंकि नर ज्यादा है, एक्स वाई में हुआ है, तो एक्स का तो आया है, तो ये लड़की वाला गुण कैरेक्टर डेवलप होगा। लेकिन ज्यादा जो लक्षण होता है ये कुप्रधान ज्यादा होता है, मतलब पुरुष प्रधान ज्यादा होता है। लेकिन इसमें स्त्री का लक्षण आ जाता है, जिसको कहते हैं स्त्रीण लक्षण। स्त्रीण लक्षण भी होता है। स्त्रीण लक्षण का मतलब लड़की का गुण आ जाता है, क्योंकि यहाँ डबल एक्स हो गया, डबल एक्स में तो लड़की हो जाता है जी, डबल एक्स में लड़की हो जाता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है ये होता है। गायनकोमास्टिया का नाम सुना होगा, गायनकोमास्टिया का मतलब होता है लड़का में ब्रेस्ट डेवलप हो जाना। तो लड़का में ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है तो पुरुष को स्त्री जैसा वक्ष यानी ब्रेस्ट हो जाता है, इसको कहते हैं गायनकोमास्टिया, इसमें होता है। लेकिन एक बात जान लो, ये व्यक्ति बांझ होता है, यह व्यक्ति जो होता है ये बांझ होता है। क्यों नहीं होगा बांझ भाई? क्योंकि दोनों का करेक्टर है, ठीक है। हाँ, दोनों का करेक्टर है, दोनों का करेक्टर शो करता है। और इसमें जो होता क्या है, कुछ कुछ कमी भी रह जाता है, ठीक है, मेल का या तो फीमेल का। तो ये बहुत तरह के करेक्टर को एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर पा सकते, ढो नहीं सकता है। और जिसके कारण आपका क्या होता है, आपका कुछ ऐसे भी गुण है जो कि इसमें कमी रह जाते हैं। हो सकता है कि आपका लड़का का गुण हो लेकिन टेस्टिस ज्यादा डेवलप नहीं हो। टेस्टिस का मतलब समझो वृषण, हो सकता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता हो सकता है कि उसमें स्पर्म का ज्यादा मात्रा नहीं बनता हो या स्पर्म बनता ही नहीं हो। तो ये सब आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। लिख लोगे? कहीं कोई परेशानी है? कहीं नहीं है। नहीं है तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे कि सर हमसे ये नहीं हो पाया। मैं एक बार फिर से बोल दूं कि थोड़ा सा मैं परेशान हूं, और हो सकता है कि मैं घर भी चले जाऊं, क्योंकि घर पे जाऊंगा तो हम आप लोगों को, मैं बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव जब भी कराऊंगा तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, लाइव अगर कराऊंगा तो। और नहीं तो यहाँ पर आकर के एक दो दिन कोशिश करता हूँ लाइव कराने की, क्योंकि थोड़ा सा घर में कुछ समस्या है। समस्या क्या है तो आप सब, आपको मैंने बोल ही दिया है सबको, सब जगह मैंने
बोल दिया कि देखो भाई, 1-2 दिन से इधर बिजी थे, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, ना वीडियो हम लाइव पढ़ा पा रहे थे, ना वो। तो आइए, उसमें भी हमको काम करने करके, मतलब काम करना है बहुत सारे, लेकिन आपका भी काम कर देना है हमको। आ जाओ, ये हो गया आपका। ये बहुत ही आपका जो है महंगा तो नहीं कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड एक बार भी नहीं पूछा है। ये शॉर्ट में पूछा है, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन क्या है, प्रकरण के बारे में वर्णन करें। सिंपल है, एकदम 5 मिनट में आ जाइए, 5 से 6 मिनट में, क्योंकि फिगर बनाया हुआ है मेरा, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है उसे अनुलेखन कहते हैं। याद रखना, अनुलेखन डीएनए से आरएनए, बस इसको लिखना है। 2-3 पॉइंट और लिखना है, क्योंकि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा एक चीज, प्रोकैरियोट में यह कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि यूकैरियोट में यह केंद्रक के अंदर होता है, तो यह केंद्रक द्रव्य में होता है। और मेन एंजाइम जो होता है इसके लिए, क्योंकि हम लोगों को प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ना है, और आरएनए पॉलीमरेज जो है मेन एंजाइम होता है जो डीएनए से आरएनए बनाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज मुख्य एंजाइम है। हो गया 4 लाइन, लेकिन स्टेप पढ़ने हैं, स्टेप ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट। एक बात मैं बताता हूं, स्टेप 3 होते हैं, एक होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है दीर्घीकरण, और तीसरा होता है बनते बनते समाप्त हो जाता है, जिसको कहते हैं आप, जिसको आप क्या कहते हैं बोलिए तो, जिसको कहते हैं समापन, टर्मिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। तो देर आर 3, इनिशिएशन, दीर्घीकरण, समापन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये 3 हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपको मैं बता दूं, ठीक है, टर्मिनेशन होते हैं। ये फिगर को सरल से बनाना है और इसमें लिख देना है, जो कि मैं यहां पर लिखा हूं, तो वो मैं बोल देता हूं। देखो, मैं एक फिगर से बना देता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने फिगर से क्या बनाया, एक बार बच्चा सभी आ जाओ, ये फिगर को मैं यहां पर नहीं बना करके उस पार बनाता हूं, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मात्र 5 मिनट में आप सब समझ जाओगे। आ जाओ सभी बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को समझाना है। चलिए, सभी बच्चों को बोल, आदित्य थोड़ा सा कल तुम मैसेज किए थे, शायद मैं उतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने बोला है, मेरी बड़ी माँ का डेथ कर गया, तो मैं 2-3 दिन से उधर ही बिजी था, और बाकी बाद और रहूंगा बिजी। लेकिन 1-2 दिन आपका काम कर देता हूँ, जितना काम कर पाऊंगा, इसके बाद बिजी रह जाऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम कल तक या परसों तक खत्म कर देता हूँ, इसके बाद, ठीक है। तो एक्चुअली परेशानी है। अब रहा ऑब्जेक्टिव का, 2-4 दिन लाइव रहेंगे तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन बना करके, सॉरी, आंसर बना करके हम भेज देंगे। अगर लाइव रहेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन पर आपका आ जाएगा, चेहरा नहीं होगा तो भी कर लेना, ठीक है। आ जाओ, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, आ जाओ सभी बच्चे। तो बाबा थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ये पहले डीएनए बना, सॉरी, डीएनए बना देना, क्योंकि डीएनए से क्या बनता है आपका, आरएनए बनता है। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है तो दूसरा पेन लेते हैं भाई। हाँ, चमकता हुआ बोर्ड रहना चाहिए, ताकि बच्चे को, ओहो, आ जाइए आ जाइए। फिर देखिए, ये अब दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। ये देखिए, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, एकदम ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, इधर जो लिखा है उधर। ये डीएनए है। ये डीएनए में सबसे पहला प्रोसेस होता है आरंभन। आरंभन, आरंभन का मतलब इनिशिएशन। आरंभन में क्या होता है, ये जो डीएनए है, डीएनए के हर जगह से आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, यानी डीएनए से आरएनए का जो निर्माण होगा वो हर जगह से नहीं होता है। तो कहां से होता है, तो कहता है डीएनए का एक टुकड़ा होता है, जहां पर हम लोग कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर होता है, प्रमोटर। तो प्रमोटर आप हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, वही लिखना। उन्नायक भी कहते हैं इसको, लेकिन उन्नायक मत लिखना यार, कोई नहीं लिखता है, खलनायक उन्नायक कोई नहीं लिखता। प्रमोटर, प्रमोट करने वाला, जानती हो। बस यही फिगर को बनाना है, ये फिगर से आपको 3.5 नंबर दे देगा, और डेफिनेशन से 4.5 नंबर दे देगा। हाँ, आधा नंबर काटेगा जब इसका 3 स्टेप नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। अब आ जाओ, इसको बड़ा पेज करके लिख देना है। ये डीएनए है, यहाँ पर प्रमोटर है। प्रमोटर पर एक देखिए, एक होता क्या है, एक इंजाइम आता है, वो इंजाइम का नाम है आपका आरएनए पॉलीमरेज। ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज कहां पे बैठना चाहिए, इसको बैठना चाहिए कहां पर, तो प्रमोटर पर। प्रमोटर पर बैठ जाएगा, लेकिन प्रमोटर पर कौन बैठेगा, अपने नहीं बैठेगा। एक सिग्मा फैक्टर आता है, इसका दोस्त होता है, और ये दोस्त जो सिग्मा फैक्टर है यहां पर आकर के बैठ जाता है और कहता है, चलो दोस्त, तुमको हम बताते हैं कि प्रमोटर कहां है, और प्रमोटर पर तुमको जाके बैठना है। बोला चल भाई चलते हैं, और ये आकर के यहां पर बैठ गया, काम खत्म हो गया। ये है आपका सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा फैक्टर। ऐसे सिग्मा लिखा जाता है, और ये फैक्टर थोड़ा सा इसमें आपको, हाँ, ये सिग्मा फैक्टर है, कितना शानदार है।
हाँ, ये सिग्मा फैक्टर। तुम कहोगे सर ये अकेले नहीं जा सकता है क्या? नहीं, जैसे आप बिना क्वेश्चन रट तो सकते हैं, लेकिन अगर गुरुजी आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा दे तो आप पूरी तरह से तुरंत रट जाएंगे। बस यही अंतर है। सिग्मा फैक्टर, ये आरएनए पॉलीमरेज अपने बैठ तो सकता है, लेकिन सिग्मा फैक्टर रास्ता बता देता है, चल भाई तुमको बैठा देते हैं। ये होगा इनिशिएशन। अब इनिशिएशन हुआ तो ये डीएनए खुलता गया यहाँ प्रमोटर साइड से, और डीएनए बनता गया। तो इसको कहते हैं आप इलांगेशन, इसको कहते हैं दीर्घीकरण। दीर्घीकरण का मतलब अब बनता जाएगा, दीर्घीकरण, देख लेना, दीर्घीकरण। और ये क्या हुआ, आपका डीएनए खुलता गया, देख लो, ऐसे ऐसे बहुत बड़ा डीएनए खोल दिया मैंने एक बार ही, और ऐसे करके ऐसे है, देखो ये है आपका जिस पर बनता है 3'। ये डीएनए कहलाता है टेम्पलेट। कौन टेम्पलेट? मैंने तुम लोगों को बताया था जेनेटिक्स में, याद रखना। टेम्पलेट किसे कहते हैं, याद करो तो थोड़ा सा सभी बच्चा। टेम्पलेट किसे कहते हैं? टेम्पलेट उसे कहते हैं जिस पर डीएनए या आरएनए बनेगा। मैंने एक बच्चा को या सभी बच्चा को कहा था, वो बोला, एक बच्चा हमको पूछा भी था, सर इधर वाला में क्यों नहीं बनेगा? तो मैंने बोला कि देख भाई, उधर वाला में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये टेम्पलेट का काम नहीं करता, क्योंकि मेन इंफॉर्मेशन तो इसी में रहता है, उसका उल्टा बनेगा तब तो ये इंफॉर्मेशन जाएगा। तो ये आपका होता है कोडिंग सीक्वेंस, और जिस पर बनता है तो कहते हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट हो गया ये, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। आप देखिए ये वाला जो है आपका, ये दूसरा स्टेप हुआ। और कहानी क्या हुआ जान लो, कि ये वाला भाग गया। कौन? ये सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर भाग गया, उसका काम खत्म हो गया मालिक। वो सिग्मा फैक्टर का काम खत्म हो गया। तुम कहोगे क्या काम था? उसका काम यही था आरएनए पॉलीमरेज को इस पर बैठाना। बैठ गया, सिग्मा फैक्टर भाग गया, खुर्र से भाग गया भाई, भाग गया। तो अब क्या होगा मालिक? अब जो है धीरे धीरे आपका ये बढ़ता जाएगा। कौन? इसी पर, कौन? 3 से 5' टेम्पलेट पर। ये बढ़ता जाएगा 3' से 5 टेम्पलेट पे। ये आपका 3' से आपका कौन है? आपका 5', और ये आपका 3'। तो ये टेम्पलेट पे बढ़ता जाएगा, और इसी के मैसेज को देख करके अब आरएनए का न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा, और जोड़ता जाएगा तो ये आरएनए बनता जाएगा। ये बन गया आपका जो है, दूसरे कलर से बनाता हूं सर, सॉरी सर, दूसरे कलर से बनाता हूं, थोड़ा सा हेजी से बनाता हूं। ये आरएनए बनता गया, यानी 5' से 3' तक आरएनए बनता जाएगा। आरएनए कैसे बनता है? जो बनता है वो 5' से 3'। ठीक है। ओ सॉरी, उल्टा कर दिया है मैंने। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कैसे बनता है आपका? 5' से कहां पे? 3' की ओर एकदम बनता जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये आरएनए बन रहा है इलोंगेशन। अब कहां समाप्त होगा? समापन बिंदु पर। तो तीसरा पॉइंट क्या लिख देंगे? इसी फिगर में सब बोल रहा है, देखो इसको कहते हैं समापन, इसको कहते हैं समापन। तो समापन कैसे होगा मालिक? हाँ, तो कैसे होगा मालिक? तो मालिक ये समापन ऐसे होगा, ये चलता जाएगा बाबा। हाँ बाबा, ये चलता जाएगा, और जहां पर आपका समापन बिंदु आएगा, ये है 3', ये है 5'। तो ये 3' है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 5', ये 3'। हमें क्या रखना? उल्टा लिखना। आ जाइए, यहां पर जैसे आया, कौन? ये आपका यहां पर, ये है आपका समापन बिंदु। मैं यहां पर बता रहा हूं, ये है आपका समापन बिंदु, ये अपना समापन बिंदु है, समापन बिंदु है, ये समापन बिंदु है। और समापन बिंदु पर आएगा तो जानते हो एक और फैक्टर आता है, एक फैक्टर चढ़ाने वाला था, लोड करने वाला। दूसरा फैक्टर जानते हो, इसको खींच लेता है। इसको खींच लिया, किसको खींच लिया? आरएनए पॉलीमरेज को। और आरएनए पॉलीमरेज को खींचने वाला जो एंजाइम है, हाँ यहां पर मैं बना दे रहा हूं, इसका नाम है आपका, इसका नाम है आपका रो फैक्टर। इसका नाम क्या है? आपका रो फैक्टर। तो ये है आपका रो फैक्टर। क्या है आपका? बोलो तो, ये है आपका रो फैक्टर। RO, रो, ऐसे करके रो फैक्टर। ये आपको निकाल दिया, किसको निकाल दिया? आरएनए पॉलीमरेज को। ना रहा बांस, ना बजेगा बांसुरी। कैसे? आरएनए पॉलीमरेज निकल गया तो बेचारा जो ये आरएनए बन रहा था, ये भी आपका निकल गया है, निकल गया। थोड़ा सा मैं चौड़ा कर देता हूं, दिखाई दे आपको। हे या पूरी तरह से बन गया, और ये आरएनए पॉलीमरेज निकल गया। कौन निकाल दिया? सिग्मा फैक्टर समापन बिंदु। जानते हो पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? हाँ, अनुलेखन की प्रक्रिया। क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को? अनुलेखन की प्रक्रिया क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को? अगर नहीं आया हो एक बार फिर से आप बोल सकते हो हमको करने के लिए, एक बार फिर से कमेंट में कर देना अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। अगर आया हो तो बोलना, नहीं आया हो तो ही बोलना, समझ गए तो ठीक है, कमेंट में जरूर करेंगे। क्लियर हो गए? ये लिख सकते हैं आप लोग, ये लिख सकते हैं आरंभन, दीर्घीकरण, समापन।
कोई भी एनी वन बच्चा, अगर किसी को दिक्कत हो, कैन यू से टू मी, क्या हो जाएगा बब्बा? आरंभन, दीर्घीकरण, समापन। डीएनए से जहां से स्टार्ट होता है प्रमोटर, जो बैठता है आरएनए पॉलीमरेज, बैठाने वाला सिग्मा फैक्टर, दीर्घीकरण लगातार बनता जाएगा, समापन बिंदु पे समाप्त होकर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, ना हम आगे बढ़े तब। हाँ, कुछ आता है, लेख हो सकता है, आ जाओ। अनुलेखन की प्रक्रिया, अब यही कितना स्टेप में? 3। आरंभन लिख देना, दीर्घीकरण लिख देना और समापन लिख देना, हो गया काम। एक एक लाइन क्या लिखोगे आरंभन में? क्योंकि प्रमोटर साइड पर कौन बैठता है? आरएनए पॉलीमरेज, कौन बैठता है? सिग्मा फैक्टर, और आरंभन हो जाता है। दीर्घीकरण क्या है? लगातार आरएनए का निर्माण होता है, किस पर? 3 से 5 प्राइम टेम्पलेट पर। समापन क्या है? समापन बिंदु पाएगा, वही चीज को ऊपर लिखे। चलिए, सबका हो जाएगा, यही वाला चीज आपका लिखा है, एनसीईआरटी का फिगर है, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने भाषा में आपको समझा दिया, जनरल कर दिया, सब कहानी खत्म। आ जाइए सिग्मा फैक्टर। अब आ जाइए 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछने का है जी, क्या शानदार सवाल है। ये 9th-10th में हम लोगों ने पढ़ा है। राइट द अबाउट दिस, राइट अबाउट दिस, मतलब इसके बारे में लिखें, इसके बारे में वर्णन करें, इसके बारे में शॉर्ट में लिखें, ब्रीफ में लिखें, संक्षिप्त में लिखें। सब क्वेश्चन का मतलब एक ही होता है। पहला जो है आपका, थोड़ा बड़ा कर देता हूं बच्चे को दिख जाए, आ जाइए। पहला जो है आपका है बायोगैस, ठीक है। हाँ, बायोगैस पूछे, गोबर गैस पूछे, सेम चीज है। बायोगैस पूछे, गोबर गैस पूछे, सेम है। अब दूसरा है बायो फर्टिलाइजर, ये तो आपका 2 नंबर में ही पूछ देता है। ये तो आपका देखते हैं कि 5 नंबर में घुसा देता है। एक बार तो पूरा 5 नंबर का दिया था, बहुत हल्का था, लेकिन ये वाला आपका 2 नंबर में भी घुसा देता है। ठीक है, आजा, ओके, फटाफट करते हैं। बायोगैस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये गाय, ये जो है गाय का गोबर नहीं, किसी के गोबर से बन सकता है, क्योंकि गोबर में आपका एक बैक्टीरिया रहता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है आपका मिथेनोबैक्टीरियम। वाह, क्या शानदार है, मिथेन से मिथेनो। तो बायोगैस या गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्य गैस मिथेन होता है, और मुख्य गैस मिथेन होता है। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा गैस नहीं होगा, उसके साथ CO2 है, H2 है, और भी होता है, H2S भी होता है, मेनली आपका CH4 होता है। ये कौन प्रोड्यूस कर सकता है? तो मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस में भी एक बैक्टीरिया है, मिथेनोजेंस में एक बैक्टीरिया जिसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस उत्पन्न होता है। यह सेलुलोज को तोड़कर गैस का निर्माण करता है। आपको पता है कि गोबर में क्या होता है? सेलुलोज होता है, क्योंकि ये गाय या भैंस का जो है, क्या खाती है वो? घास खाती है, ठीक है। वो लोग घास खाते हैं, तो घास खाने से क्या होगा, तो उसका सेलुलोज जो है आपका, कुछ मटेरियल उसके गोबर में रह जाता है, तो उसी को तोड़ करके गैस बनाता है, जिसका नाम है CH4। पशु के गोबर में यह बैक्टीरिया बहुत मात्रा में, पशु के गोबर में यह बैक्टीरिया बहुत होता है, इसीलिए वहां से आप देखोगे महकता है, आपको गोबर महकता है, किसके कारण? बिकॉज देयर इज प्रोड्यूसिंग ऑफ बायोगैस। ओके, गोबर का उपयोग भी आपका क्या करते हैं, क्या करते हैं? गोबर का उपयोग बायोगैस उत्पन्न में किया जाता है। ऐसे टूटा फूटा जो है कि आप पुआल से भी कर सकते हैं। पुआल समझते हैं ना, जिसमें सेलुलोज का मटेरियल होता है, जिसको कि आप कहते हैं, गांव में इसको कहते हैं धान का या तो गेहूं का, उसको क्या कहते हैं? नरुआ कहते हैं, ठीक है, भूसा कहते हैं। उससे भी हो सकता है, उसमें सेलुलोज है। गोबर से भी उपयोग में गोबर का उपयोग लगते हैं इसको, तो ये गैस को हम लोग गोबर गैस कर देते हैं, क्योंकि होता तो वही है। बायोगैस का उत्पादन जो होता है किस लिए किया जाता है? क्योंकि ईंधन और प्रकाश के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो ये 4-5 पहले डाटा लिख लो। ये डेटा जैसे ही लिखोगे मालिक, तो आपको एक कैसे प्रोड्यूस होता है, ये प्लांट कैसे बनता है, बायोगैस कैसे हम लोग के गांव में सेटअप हो सकता है, अगर ये आपको बनाने हैं, तो आपको एक एनसीईआरटी का फिगर सुंदर ऐसा आपको बनाना होगा। तो बना लेंगे, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बना लेंगे? हम आपको बना के देते हैं। कैसे बनाएंगे आप? ठीक है, आइए, यहां पर आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नहीं बना पाओगे आप, तो मैं बना देता हूं, देख लो। यहां पर आ जाओ, ऐसे बना देना, देख लो। कुआं बनाते हो ना, कुआं बना देना। आप जो है कुआं बना देना, देख लो, ऐसे ऐसे, बस। यहां पर आप जो है, यहां पर ऐसे, और थोड़ा और ले जाते हैं, ऐसे, देखो,
ये 15 से 20 फीट गड्ढा होता है, 12 से 10 फीट जो भी है, 10 से 12 फीट का रहता है यह गड्ढा। लेकिन यहां पर देखिए इसी के समांतर आप एक गड्ढा कर दो छोटा सा, और वो गड्ढा से नीचे ही पाइप ऐसे जोड़ दो, देख लो। हाँ, ये डालने वाला पाइप है। इसमें क्या क्या डालते हैं भाई, इसे डालते हैं क्या क्या, एक तो डालते हैं गोबर या नरवा सड़ा हुआ गोबर, और प्लस इसमें पानी डालते हैं। ज्यादातर मात्रा पानी का रहता है, ज्यादातर क्या, बहुत ज्यादा मात्रा रहता है, इसके बाद गोबर, और इसमें डालते हैं तो ये जानते हो कहां जाता है, ये सभी आकर के यहां जमा होता है। देख लो है यहां पर जैसे गया तो आपका सब गोबर यहां जमा हो गया। ठीक है, हुआ या नहीं हुआ, तो हुआ। ठीक है, लेकिन अब यहां पे याद रखेंगे कि इसके बाद यहां पर एक जो है ऐसे होल्डर बना देंगे। ठीक है, होल्डर, होल्डर का मतलब है कि जैसे गैस बनेगा इसमें जमा होगा, और इस होल्डर से बाहर जब जरूरत होगा तो गैस को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां लॉक कर दो। ठीक है, अब ये यहां पर भी लॉक कर दो, इधर से भी लॉक कर दो। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्या है, गोबर आ गया, इसमें आपको जो है क्या क्या डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें डालना पड़ेगा आपको, एक तो आपने डंग डाला, इसमें मिथेनोबैक्टीरियम डालना पड़ेगा, मिथेनोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम यानी मिथेनोजेंस। ये डाला क्यों, क्योंकि इसमें से गोबर में रिएक्शंस करेगा और ये गैस बनेगा, गैस ऊपर जाएगा और कहां जमा होगा, CO2 प्लस आपका, ओ सॉरी मेन गैस तो लिखा ही नहीं, मेन गैस तो लिखा ही नहीं, CH4, ये आपका क्या है, CH4। ठीक है, यहां पर आपका CH4 प्लस आपका CO2 अब प्लस आपका क्या होना चाहिए, एक और H2 भी प्लस H2S भी, डॉट डॉट बहुत सारे होते हैं। ये गैस होल्डर में जमा हो गया। जब ये बन के सब निकल गया तो आपको बता, ये डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर का मतलब यही डाइजेस्ट होता है, ये आपका डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर। और ये डाइजेस्टर में क्या होता है, ये सभी जमता है। जमने के बाद आपको क्या है पता है, अब सब चीज खत्म हो गया तो इससे एक पाइप इधर से निकाला जाता है यहां पे। ठीक है, ये पाइप का काम है कि जब गोबर से सब गैस निकल गया तो इस गोबर को निकालना है और इसको खाद के रूप में उपयोग करना है, ऐसे करके खींच देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं सलज, इसको क्या कहते हैं, सलज। हाँ, ये सलज से क्या करते हैं, बाद में हम लोग खेतों में डाल देते हैं। कहां डाल देते हैं, खेतों में, कहानी खाद के रूप में। ये आपका क्या है, बायोगैस, ये बना देना है, ये बायोगैस प्लांट है, ये बायोगैस प्लांट है। क्या दिक्कत है बाबा, हो जाएगा, बायोगैस प्लांट हो गया, इसी को मैंने लिखा है, कहीं कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है, बस आप इसको बकसना मत, आप इसको बकसना मत, आप इसको लिख लोगे और बहुत अच्छी तरह से लिख लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गोबर गैस कैसे बनता है, तो देखो कुछ मैंने सब चीज बताया है, लेकिन फिर भी कहीं आपका छूटा हुआ है तो फिर एक बार देख लो। ये बना देना है, ये 10 से 12 फीट लिख सकते हो, ये 10 से 12 फीट होता है, 15 से 20 भी लिखोगे फीट होता है, 15 से 20 फीट, सब चीज तो इसमें लिखा हुआ ही है, 15 से 20 क्या फीट। हाँ, बस दो, एक ले जाने वाला, एक निकालने वाला, एक गैस निकालने वाला, हो गया। ठीक है, आ जाओ, अब ये तो बना लोगे आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन था, इसका बी नंबर क्या है, आपका बी नंबर, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, तो ये एकदम पढ़ने वाला है, एक बार पढ़ देते हैं। पहली बात तो एक डेफिनेशन को आप जो है अच्छी तरह से डेफिनेशन को कर देना है कि बायो फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, इसको कहते हैं जैव उर्वरक। अरे बाबा, जैव उर्वरक का मतलब क्या होता है, जैव उर्वरक का मतलब होता है कि जैविक यानी कि जीवों का उपयोग जब हम लोग खाद के रूप में करते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकता है, इसको जैव उर्वरक कहते हैं। इससे सस्ता कुछ है क्या, जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, उर्वरा कहा जाता है, यानी उर्वरक कहते हैं, जैव उर्वरक। बैक्टीरिया का यूज करते हैं, कवक का, साइनोबैक्टीरिया का, बस एक एक एग्जांपल जैसे राइजोबियम का नाम सुना होगा। राइजोबियम कहां रहता है, दलहनी पौधों के जड़ में रहता है, यानी दलहनी पौधों के जड़ में गांठ में रहता है, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलता है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन को मात्रा बढ़ाता है, कहां, सॉइल में, राइजोबियम एक एग्जाम्पल हुआ। माइकोरहाजा है, जब कवक का नाम सुना होगा, और वो कवक, जो कवक है आपका, वो कवक आपको पता है कि बड़े बड़े जो पौधे हैं उसके जड़ में रहता है। जड़ को क्या देता है, वो फास्फोरस देता है, और दूसरे से रक्षा भी करता है, दूसरे बैक्टीरिया से, दूसरे जीव से रक्षा भी करता है, और फास्फोरस भी देता है किसको,
जड़ को, बदले में जड़ से खाना लेता है, किसको कहते हैं माइकोराइजा, उच्च पादपों की जड़ रहता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, नीला हरा शैवाल है, ये बहुत ही पोटेंशियल है जो कि नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट को बढ़ाता है मिट्टी में, मेनली ये बायोमास को बढ़ाता है, कार्बन को बढ़ाता है। क्यों, आपको पता है, इसमें साइनोबैक्टीरिया में एग्जांपल पूछेगा आपको, यह एक स्वपोषी सूक्ष्म जीव है। स्वपोषी का मतलब खुद से खाना बनाने वाला है, और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको फिक्स भी करता है, यानी स्थिर करता है। जानते हैं, इसमें 3 एग्जांपल आपको जानना है, एनाबीना, एनाबीना, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, ऑसिलोटेरिया। आपको मैं बता दूं, सच में ये धान के खेतों में जैव उर्वरक का कार्य करता है। धान खेत होगा ना, इसको डाल देना, किसको, साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया 2 काम करेगा, एक तो मरने के बाद जो उसके पास कार्बन रह जाएगा वो मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि वो मरता है तो वहीं पर दफन होता है और वहीं पर सब चीज को मिला देता है। दूसरा, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो नाइट्रोजन का जो कंटेंट होता है ये फील्ड में बढ़ जाएगा। फील्ड मतलब जो धान का खेत है। हो गया सर, क्या दिक्कत है, जितने भी जीव थे बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करते थे। अब आ जाइए, सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण का उपयोग, ये भी क्वेश्चन कर ही देते हैं 12, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर देते हैं। कोई देखिए, ये सब लिखने वाला है, मैंने आपको नोट्स बना के 15 तक भेज दिया, पता है ना, कहां पे, टेलीग्राम पर। 15 के बाद नहीं बनाया हूं, जैसा कि मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, सच बताता हूं थोड़ा सा, इसलिए मैं आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं कर पा रहा हूं। हो सकता है कि स्क्रीन पर आज ऑब्जेक्टिव करने का कोशिश करूं लाइव, जहां है तो अभी यहीं आ गए हैं कल, लेकिन फिर भी इधर उधर का रह ही जाता है काम। आ जाइए, सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण का उपयोग। सूक्ष्म जीवों का मतलब समझे, सूक्ष्म जैसे बैक्टीरिया हुआ, जैसे कवक में बहुत सारे ईस्ट हुआ, ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ हुआ, इसका कोई उपयोग है हमारे जीवन में क्या, कि सिर्फ नुकसान ही करता है। कौन कहता है कि सिर्फ बीमारी करता है, बैक्टीरिया से बीमारी नहीं करता है सर, बैक्टीरिया से हम लोग को फायदा भी है। दूध से दही बनाया ना हो, फायदा है, पनीर बनाया ना हो, फायदा है। तो खाद्य उत्पादन में, तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग खाद्य उत्पादन में 3-4 लाइन लिखना बहुत बड़ा है, औद्योगिक में, इंडस्ट्रियल में, कृषि में, और किसमें, स्वास्थ्य में। सर इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ोगे ना सब पढ़ा दिए क्या। दूध से दही, छाछ, पनीर बनाने में बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। मध उत्पादन में फर्मेंटेशन, मध का मतलब समझ रहे हैं, नशा वाला चीज। ईस्ट का उपयोग शराब, ईस्ट का उपयोग किसमें बोलिए तो, दिख रहा होगा, ईस्ट का उपयोग करते हैं जो शराब, बियर और वाइन बनाने में होता है। ईस्ट द्वारा गन्ने या फिर जौ समझते हो ना, उसमें जो शर्करा होता है उसमें फर्मेंटेशन करता है और अल्कोहल का निर्माण करता है, वही अल्कोहल हम लोग पीते हैं और टुन्न रह जाते हैं। जितना लिखोगे चलेगा। ब्रेड जो बनाते हैं वो ब्रेड में भी छेद रहता है, इसमें भी आपका ईस्ट का उपयोग रहता है, इसका सेक्रोमाइसिस सेरीविसी करते हैं ईस्ट का उपयोग। रोटी, केक, बिस्कुट यानी कि बिस्किट आदि बनाने में होता है। एकदम अपना भाषा में लिखे हैं, एकदम पॉइंट वाइज। यह किण्वन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न करता है, इससे ब्रेड को फूलने में क्या मदद करता है और ब्रेड में छेद भी कर देता है। तो ये 3-4 पॉइंट लिखना है खाद्य उत्पादन। इडली डोसा भी लिख देना, जो मैंने नहीं लिखा है, कितना लिखेंगे, जो पॉइंट छूट गया। आइए, औद्योगिक में एंजाइम बनाने में, बहुत सारा एंजाइम का जो निर्माण होता है आपका सूक्ष्म जीव के अंदर होता है, और वो एंजाइम हमारे डेली लाइफ में काम करता है। डेली लाइफ का मतलब जनरल लाइफ में काम करता है, ठीक है। जैसे जूस आप घर में बनाते हो तो साफ नहीं होगा, लेकिन जो आपका जूस आता है मार्केट में, देखना एकदम प्योर रहता है। जैसे ऑरेंज का तो ऑरेंज, उसमें एक रेशा नहीं होता है, पता है क्यों, क्योंकि उसमें कुछ एंजाइम डाला जाता है। वो एंजाइम आपका उद्योग से ही बनता है। एंजाइम वो कहां से, सूक्ष्म जीव से प्राप्त करते हैं। इसे एंजाइम का कई सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न एंजाइमों का उपयोग साबुन बनाने में, पैप्सिन बनाने में, स्टार्च और फलों के रस उत्पादन में होता है। स्टार्च बनाने में और साबुन बनाने में क्या होता है पता है ना, दाग धब्बा आ जाता है तो लाइपेज एंजाइम मिलाता है। देखता है कैसा भी दाग धब्बा हो, बहुत सारे ब्रांड अपना जो है यूज करता है ना, कैसा भी दाग धब्बा हो 10 मिनट में छूट जाएंगे, 10 मिनट में क्या 2 मिनट में छूट जाएंगे। तो उसमें एक एंजाइम मिला जाता है लाइपेज, वो कहां से उत्पादन होता है, सूक्ष्म जीवों से। एंटीबायोटिक्स, ये सब उद्योग में हम लोग बनाते हैं, घर में नहीं, उद्योग में। एक हुआ एंजाइम का उत्पन्न, दूसरा एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का, जितना भी 99.9% एंटीबायोटिक है जो हम लोग जनरल अपने लाइफ में बीमार पड़ने पर खाते हैं और हम अपनी बीमारी को ठीक करते हैं, ये एंटीबायोटिक पाते कहां से हैं,
ये एंटीबायोटिक पाते हैं आप सूक्ष्म जीवों में। एंटीबायोटिक्स और जैसे पेनिसिलिन पहला एंजाइम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत सारे हैं जो बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में सहायता करते हैं। बैक्टीरिया में संक्रमण होता है, उसका इलाज में इसको खाते हैं। तो ये सब बनाते हैं का इंडस्ट्री में। फर्मेंटेशन के द्वारा, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ये औद्योगिक स्तर पर, घर के स्तर पर नहीं, दारू बनाने में घर के स्तर पर नहीं, औद्योगिक स्तर पर आप इथेनॉल बनाते हैं, ब्यूटेरिक एसिड बनाते हैं, साइट्रिक एसिड बनाते हैं, बहुत सारा एसिड बनाया जाता है। तो ये सब आपका औद्योगिक है। एक बार पढ़ दिए, आ जाइए कृषि में। कृषि में आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ बैक्टीरिया इसे राइजोबियम है, ठीक है। इसका उपयोग हम कहां करते हैं? तो राइजोबियम तो बैक्टीरिया है ना जी, इसका उपयोग क्या करते हैं? कृषि में नाइट्रोजन बढ़ाने का, जो ऊपर पढ़े थे आप। पादप में रोगों का नियंत्रण, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिसका उपयोग करते हैं, आपको पता है, कीटनाशक के रूप में। बीटी कॉटन पढ़ाए थे, बीटी कॉटन पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाए तो फिर से पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स में, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन में, क्रैश कोर्स में ही पढ़ा, खत्म कर दिए। कीटनाशक में पर्यावरण के संरक्षण में जाए, बायोरिमेडिएशन, बायोरिमेडिएशन ये नहीं लिख पाइएगा, हमको पता है। तो जैसे कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रदूषित जल, मृदा, वायुमंडल को हानिकारक रसायन से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। इसको हम कहते हैं क्या? बायोरिमेडिएशन। जैसे बैक्टीरिया के द्वारा तेल रिसाव का स्थान को साफ करना, यानी कुछ कुछ केमिकल ऐसा बनता है जो सूक्ष्म जीव के द्वारा हम लोग उसको साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोरिमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन यानी रीमेडिएशन, ठीक है। कचरे का विघटन, कचरा मतलब जो कचरा हमारे आसपास होता है, कौन इसको तोड़ता है? सूक्ष्म जीव तोड़ता है, तो कचरे का विघटन कर सकते हैं। और ये फ्लोरा है, मैं सूक्ष्म जीव की भूमिका हमारे आंतों, फ्लोरा मतलब फ्लोरा फन्ना जो भी है, तो ये जो है कुछ सूक्ष्म जीव हमारे आंत में रहता है, पता है क्या करता है? ये प्रोबायोटिक्स के रूप में काम करता है। प्रोबायोटिक्स का मतलब कुछ विटामिन बनाता है, कुछ आपका जो है मतलब कि किसी चीज को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ये पाचन में मदद करता है, ठीक है। और टीका उत्पादन, आपको याद है जितना भी टीका, कोरोना का भी टीका किससे बना है? आपका एक वायरस से बना है, ठीक है। बहुत सारे जो है आपका हेपेटाइटिस बी, पोलियो, टेटनस, ये जितने भी हैं टीका किससे बना है? सूक्ष्म जीव से। कितना लिखोगे? लिखते लिखते तुम्हारा पेट भर जाएगा। लेकिन हाँ, कैसे लिखना? खाद्य उत्पादन देना, उसमें जो तुमको याद है वो लिखना। औद्योगिक उत्पादन दूसरा देना, तुमको जो याद है वो लिखना। इसके बाद कृषि में तुम लिखना, तो कृषि का मतलब है कृषि में जो याद है तुमको लिखना। तुम एक्स्ट्रा पॉइंट इधर से भी डाल सकते हो अपना, स्वास्थ्य में भी डाल सकते हो। क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अब ये क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था, अब हमको इसमें कुछ जान है। ये 13 का कुछ जान है, तो 13 कल करते हैं, ठीक है। कल जुड़ेंगे ना आप लोग, सभी बच्चे जुड़ेंगे, रोज देखेंगे वीडियो, चाहे यूट्यूब पे डाला गया हो। जिसको कि ऐप से नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे जो ऐप से नहीं जुड़े हैं, उसके लिए मैं वीडियो आपका अपलोड करता हूं यूट्यूब पे। जो यहां पर है, यहां पर भी देख सकते हैं, देखते भी हैं। और मैं जानता हूं कि एग्जाम का टाइम है, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे कहां से जाएंगे? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम भी तो आपके परेशानी में शामिल है भाई, हम कौन हमारी फ्री है? कष्ट में है तो इधर उधर भी है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं क्या बोलूंगा, हल्का हल्का अब नहीं बोलूंगा, ये अच्छा नहीं रहता है सोशल मीडिया पे करना कि ये खराब है वो खराब है, छोड़ दीजिए। आइए, मस्त रहिए। ओके बाय, कल भी आप जुड़ेंगे जरूर। थैंक यू।